नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बौद्ध शिक्षा के बारे में जाना। आज मैं पुनः बौद्ध शिक्षा के और नए पहलू पर चर्चा करूंगी। क्या हमने जाना था पहले कि बौद्ध शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या उपादेयता है, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझा। साथ ही साथ हमने बौद्ध शिक्षा व्यवस्था को समझा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा क्या है, उसके कौन कौन से केंद्र हैं, इसके बारे में हमने समझा। और शिक्षा के अन्य क्षेत्र कौन कौन से थे, अदर एरियाज ऑफ एजुकेशन, ये बौद्ध शिक्षा में हमने ये इसके पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ों को चर्चा कर ली है। आज के हम वीडियो में जानेंगे कि बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, किस लिए बौद्ध शिक्षा प्रचलित हुई। जो बौद्ध धर्म के जो आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न थे। क्यों ये विशेषताओं की बात कर रहे हैं? क्योंकि हर एक धर्म के अपने आदर्श होते हैं, उद्देश्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं। और जैसे वैदिक धर्म के साथ साथ वैदिक धर्म के बाद बौद्ध धर्म का चलन आया, तो जो मैं बात कर रही हूँ कि वैदिक धर्म से आदर्श, उद्देश्य, सिद्धांत भिन्न थे। अतः क्या हुआ, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया। और इस प्रणाली की कुछ विशेषताएं थी, ये जो सिस्टम है इसकी कुछ विशेषताएं थी कि पहला इसमें आता है पवज्जा संस्कार, ये ना पवज्जा सेरेमनी। यहाँ पे पवज्जा शब्द जो है, ध्यान दीजिएगा, पवज्जा शब्द का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, गोइंग आउट। इस संस्कार का अभिप्राय है, ये आप देखेंगे पुरानी शिक्षा पद्धति में संस्कारों पे बहुत महत्व दिया जाता था। यानी ये संस्कार जो होते हैं हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं। जिस तरह से हमें पल्लवित किया जाता है वैसे ही पुष्प उसमें खिलेंगे, जिस तरह से संस्कारित किया जाता है वैसे ही हमारे अंदर वो लक्षण देखेंगे। तो आप देखेंगे हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली की बहुत बड़ी विशेषता है, संस्कारों से युक्त है। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के संस्कारों की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बात कर रही हूँ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कौन सा संस्कार होता है? पवज्जा संस्कार। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? बाहर जाना, गोइंग आउट। यानी इस संस्कार का अभिप्राय बालक जो है अपने परिवार और पूर्ण स्थिति का परित्याग करके, यानी जहां वो रहता है उसका त्याग करके संघ में प्रवेश करता है, यानी अपने घर से बाहर जाना। ये एक तरह से पवज्जा संस्कार हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था, है ना, वो जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं। और यह संस्कार कब शुरू होता है? तो 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता, यानी 8 वर्ष के बाद ही यह संपन्न किया जाता है। यानी हमने देखा हर सिस्टम में, वैदिक सिस्टम का भी अपन पढ़ेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, हर जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसकी एक ड्यूरेशन होती है, उसकी एक स्टार्टिंग की अवधि होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अवधि भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे पवज्जा संस्कार क्या हो रहा? 8 वर्ष की आयु के पहले नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं एक और चीज जोड़ूंगी कि विनय पीठ में पवज्जा संस्कार का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि बालक अपने सिर के बाल मुड़वा लेता है और पीले वस्त्र धारण करता है और प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरण को अपने मस्तक से स्पर्श करता है, यानी झुक करके उन्हें प्रणाम करता है और उनके सामने इन्हें पाल्टी मारकर बैठ जाता है। तदुपरांत जो मठ का जो सबसे श्रेष्ठ बुद्ध भिक्षु है उसे 3 बार यह शपथ लेने को कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, मैं धर्म की शरण में आता हूँ, मैं संघ की शरण में आता हूँ। ये संस्कारों में हमने देखा कि कुछ संस्कारों में कुछ शिक्षा दीक्षा दी जाती है। दीक्षा में कुछ नियम कानून दिए जाते हैं, नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो ये पवज्जा संस्कार इस तरह से होता है कि 8 साल के बाद बच्चा जो है वह संघ में जब प्रवेश लेता है तो उसे ये 3 बार शपथ लेनी पड़ती है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ।
इस तरह की शपथ लेने के बाद उसे कुछ आदेश भी दिए जाते हैं कि चोरी मत करना, जीव हत्या मत करना, असत्य भाषण मत बोलना, अशुद्ध आचरण मत करना, वर्जित समय पे आहार मत लेना, जो मादक वस्तुएं हैं, नए नए ड्रिंकिंग मटेरियल जो जिनमें नशा आता है, मादक वस्तुओं का प्रयोग मत करना, श्रृंगार से जुड़ी वस्तुओं का प्रयोग मत करना, और बिना दिए किसी वस्तु को ग्रहण मत करना, सोना चांदी अमूल्य वस्तुओं का दान मत लेना, नृत्य संगीत तमाशे आदि के पास मत जाना। ये बहुत 10 उपदेश हैं जिन्हें भिक्षु जो है शपथ लेते समय बालक को देता है ना। और इसके जब उसको आदेश दिया गया तत्पश्चात जो नव शिष्य है उसे श्रमण या समनेर कहते हैं, उसका नामकरण हो जाता है ना। उसे क्या कह रहे हैं? शमन या समनेर कहते हैं। और उसके द्वारा जो चुने जा रहे भिक्षु ने 12 वर्ष तक अब उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती, नव शिष्य की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। हमने एक संस्कार समझ लिया, कौन सा? आप बताइए, मैंने कौन सा समझाया? पवज्जा संस्कार। इसके बाद दूसरा संस्कार है उपसंपदा संस्कार। ये भी बौद्ध शिक्षा की जो विशेषता है, इसमें जो नव शिष्य था वो नव शिष्य के रूप में 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, यानी अब पूरी ड्यूरेशन हो गई है, एजुकेशन उसने ले ली है, छात्र जो है वो मठ छोड़ने के लिए उसको मठ छोड़ना पड़ता, अनिवार्य था। उस समय क्या होता है? उपसंपदा संस्कार होता है। यहाँ पर जो होते हैं जो उपसंपदा संस्कार में बौद्ध धर्म में कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता है, यानी इसमें 10 भिक्षु होना जरूरी है। और उसमें नव शिष्य का आचार्य भी होता है जिसने उसे दीक्षा दी होती है, और वह अन्य भिक्षुओं को भी नव शिष्य का परिचय देता है। तत्पश्चात क्या होता है? भिक्षु और नव शिष्य अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं उससे, और उनके उत्तर सुनने के बाद वे बहुमत से निर्णय लेते हैं कि नव शिष्य को उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकार है कि नहीं। एक तरह से उसका एग्जामिनेशन होता है, लास्ट एग्जामिनेशन, जिसमें सारे जो 10 कम से कम 10 जो भिक्षु की उपस्थिति में हो रहा था वो सारे उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, और उसके बाद वो सभी बहुमत से निर्णय लेते हैं कि अब नव शिष्य जो है जिसने शिक्षा दीक्षा 12 साल की ग्रहण कर ली है वह अब उपसंपदा लेने का अधिकारी है कि नहीं। इस प्रकार का निर्णय से उपसंपदा संस्कार जो हो गया, कैसा हो गया? जनतंत्रीय प्रणाली का उपयोग हो गया कि जनतंत्र के बातों को ध्यान में रख करके निर्णय लिया जा रहा है। तीसरी विशेषता की बात करूंगी, विद्यार्थी जो होता है बौद्ध शिक्षा के द्वार सभी धर्मों, वर्गों, जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले थे। केवल यहाँ पे मैं बात कहूंगी कि चांडाल्य को इस शिक्षा से वंचित रखा गया था। तो सभी तरह के छात्रों को इसकी शिक्षा दीक्षा लेने का अधिकार था, है ना। अधिकांश की संख्या ब्राह्मण और क्षत्रिय छात्रों की थी, और सभी तरह के, अगर मैं बात कहूँ दर्जी, मछली पकड़ने वाले, सभी तरह के लोगों को, जो निचली जाति के लोग हैं, उन्हें भी अधिकार था। तो यहाँ पे सभी कोई शिक्षा यानी विद्यार्थी बन सकता था, शिक्षा का ग्रहण कर सकता था। विद्यार्थियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिद्धांत के रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त था, किंतु 10 वर्गों के व्यक्ति जो विद्यार्थी को के लिए चुनाव नहीं किया जाता था। जो किन 10 लोगों को नहीं चुना जाता था जो इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते? जो नपुंसक हो, जो दास हो या ऋणी हो, या राजा की नौकरी में हो, या जो डाकू घोषित कर दिए गए हों, जो कारावास से भागे हों, या जिसका कोई अंग भंग हो, जिसके शरीर का कोई भाग विकृत हो, या राज्य से कोई उसे दंड मिला हो, जो अपने माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करता है, जिसे क्षय या कोढ़ खुजली रोग हो, इन लोगों को भर नहीं लेते थे। बाकी जाति पाति किसी तरह का भेदभाव नहीं था, सबका बाकी सिलेक्शन किया जाता था। अब शिक्षा आरंभ करने की आयु क्या थी यहाँ पे? तो मैंने अभी इसके पहले अपन पवज्जा संस्कार में बात की थी कि शिक्षा आरंभ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष थी, है ना। और अध्ययन की अवधि भी अपन ने बात की थी कि 12 वर्ष आ जाती है, कि यहाँ पे अध्ययन की अवधि जो है वो 12 वर्ष रहती है। अध्ययन के विषय क्या आ जाएंगे यहाँ पे? अध्ययन के जो विषय आ जाते हैं
केवल ना तो धार्मिक, ना ही पूर्णतः लौकिक, यानी दोनों तरह के धर्म पढ़ाए जाते। धर्म में इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि शिक्षा में धर्म, दर्शन, तर्क शास्त्र तक केवल सीमित नहीं था, वरन हम बात करेंगे संस्कृत, साहित्य, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, ताकि छात्र जो है वो नागरिकों को अच्छा नागरिक बन सके, समाज के लिए उपयोगी बन सके। इस तरह से क्या कर रहे हैं कि अनेक विषयों को पढ़ाया जाता। शिक्षा की पद्धति कैसी थी? जो जो बौद्ध थे उन्होंने ब्राह्मणों को एक इंडिविजुअल मेथड थी, इंडिविजुअल शिक्षा दी जाती, व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति का अनुसरण ना करके, नहीं इंडिविजुअल नहीं, व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति का अनुसरण ना करके सामूहिक शिक्षा का प्रयोग किया जाता था। सामूहिक शिक्षा पद्धति यानी ग्रुप में दी जाती थी, यानी सभी को एक साथ शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधि क्या थी? मौखिक थी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सभी प्रवचन दिए जाते थे, भाषण दिए जाते थे, प्रश्नोत्तर पूछे जाते थे, ये सभी ओरली हो गया। तो इस शिक्षण विधि की एक विशेषता यह थी कि उससे क्या हो जाता था, उनका ऑब्जर्वेशन बच्चों का अच्छा होता था, विशेषज्ञों के व्याख्यान को वो महत्व देते थे, वो ध्यान से चीजें सुनते थे, कंठस्थ कर लेते थे बड़ी बड़ी चीजों को। तो इस तरह की मौखिक विधि की ये विशेषता हो गई। अब हम बात करेंगे कि विधि हुई, इसके बाद हम बात करेंगे कि छात्र के जीवन संबंधी नियम क्या थे। इन्हें वे विशेषताओं में आगे चल रही हूँ। तो यहाँ पे भोजन के लिए भी नियम थे। भोजन के लिए बात करूंगी कि छात्रों को भोजन अत्यंत साधारण था। वे दिन में केवल 3 बार भोजन कर सकते थे और वे और शिक्षक अपने रात्रि भोजन के लिए प्राय कहीं न कहीं निमंत्रित रहते थे। यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भोजन बहुत साधारण करना पड़ता। वस्त्र में यहाँ वही बात आई कि छात्रों को कम से कम सामान्य जनता से भिन्न वस्त्र पहनने पड़ते थे आदेश में, और साधारणतः 3 वस्त्र धारण करते थे, जिसे समग्र रूप से तिसवरा कहते थे, यानी 3 वस्त्र को धारण करने वाले। स्नान संबंधी जो नियम थे कि छात्रों को सरोवर के जल में स्नान करते समय कुछ निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे जल में खेल ना करें, यानी खेलो नहीं, यानी खेलने के लिए नहीं, आप स्नान करने भर जाए, एक दूसरे पे पानी ना फेंके, अपने शरीर को किसी वस्तु या सरोवर में स्नान करने वाले किसी भी छात्र के शरीर से नहीं रगड़ना, यानी बहुत सारे स्नान संबंधी भी नियम थे। भिक्षाटन की बात करें तो भिक्षाटन में छात्रों को प्रातः काल जो बात करते हैं भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। वह वैदिक युग से के ब्रह्मचारियों के समान बोलकर नहीं, वरन मौन रूप से, वहां पर वैदिक युग के जो वो भी भिक्षा लेने जाते थे, मगर वो बोल के भिक्षा मांगते थे। यहाँ इनको कहा जाता था मौन रूप से भिक्षा की याचना करते थे। वे उतनी ही भिक्षा मांग सकते थे जितना उनके लिए आवश्यक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि उनको इतना ही भिक्षा लेनी जितनी उनके लिए आवश्यक थी। अनुशासन की बात करेंगे कि छात्र जीवन संबंधी नियम में, तो छात्र जो है अनुशासन का अत्यधिक बल दिया जाता था। यानी छात्र को फूल पत्तियां तोड़ने, संपत्ति खरीदने या सार्वजनिक स्थानों में तमाशे देखने, हानिप्रद खेलों को भाग लेने या शिक्षा को अलंकृत करने, गाली गलौज, ये सब चीजें निषेध थी। यानी अनुशासन, कठोर अनुशासन था। यहाँ पे बात कहेंगे कि कठोर यानी स्व पर अनुशासन रखना, इस तरह से अनुशासन बात आ जाती है। अन्य विशेषताओं में हम बात करते हैं गुरु शिष्य संबंध। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गुरु शिष्य संबंध में कैसे होते थे कि बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध वैदिक काल की भांति ही पवित्र और स्नेहपूर्ण थे। यानी यहाँ दोनों वैदिक काल से मिलता जुलता इस संबंध में परस्पर कर्तव्य थे, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य थे कि गुरु शिष्य का ध्यान रखता था और शिष्य जो है वो गुरु का ध्यान रखता था। अब खेल कूद और शारीरिक व्यायाम संबंधी नियम जो बात करती हूँ मैं, यहाँ बात कहेंगे कि बौद्ध काल में जो छात्र थे वो मानसिक नैतिक को ही नहीं वरन शारीरिक को भी महत्व देते थे, फिजिकल एक्टिविटीज को भी महत्व दिया जाता था। तो खेल कूद किए जाते थे, कुश्ती लड़ना, मुक्केबाजी करना, भूमि में जोतना, तीर चलाना, रथों को दौड़ाना, यानी कई तरह के शारीरिक व्यायामों का भी इसमें महत्व था। सामान्य विद्यालयों की बात करूंगी इसके बाद की विशेषता में, तो सामान्य जो विद्यालय की परंपरा जो है बौद्ध धर्म से ही चालू हुई है। मठ विद्यालय में अधिकतर सामान्य विद्यालयों की भांति कार्य करने लगे बाद में, क्योंकि बालक अपने परिवार के साथ रह के शिक्षा ग्रहण कर सकते थे।
इस तरह से जनरल एजुकेशन की बात करें, ऑर्डिनरी स्कूल्स की तरह ये कार्य करने लगे थे। लोक भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। बौद्ध धर्म में देश की लोक भाषाओं को अधिक प्रोत्साहन दिया कि बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत की बजाय, जो अपन बात कर रहे हैं कि लोक भाषाओं के माध्यम से क्या की जाए, शिक्षा दीक्षा दी जाए, तो लोक भाषाओं को बहुत अधिक महत्व दिया गया। फिर सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई कि भाई बौद्ध धर्म में जनप्रिय बनाने के लिए, क्यों ऐसे कहा गया कि हमारे वो शिक्षा जो उसका प्रचार प्रसार हो सके, तो बौद्ध धर्म को जनप्रिय बनाने के लिए बौद्धों ने मठों में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करना शुरू कर दिया। यानी अब जनरल एजुकेशन देना शुरू कर दिया, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होने लगा। शिक्षा का जनतंत्रीय आधार, यहाँ पे बात कहेंगे कि बौद्ध शिक्षा के केंद्रों में विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों, विभिन्न परिस्थिति के सब बालक बिना किसी भेदभाव के वहां पर शिक्षा अर्जित करते थे। तो यहाँ कैसा हो गया, ये जनतंत्रीय आधार बताता है। शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ अपन कह रहे हैं कि शिक्षा के केंद्र जो हैं, संचालन जो है जनतंत्रीय सिद्धांतों पर होता है। यहाँ कहा जाता है कि शिक्षा के केंद्र में प्रधान संचालक नियुक्त किया जाता है। प्रधान की अधीनता में विभिन्न विषयों के अध्यक्ष होते हैं और इन केंद्रों में तत्कालीन राजाओं, धनिकों की सहायता मिलती है। तो इस तरह से हस्तक्षेप बाहर के प्रतिबंधों का नहीं होता है, जनतंत्रीय संगठन होता है। ये कहलाएगा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और संगठित शिक्षा संस्थानों का उदय, लास्ट में इसमें विशेषता में बात करूंगी कि यह कहना उचित है कि यहाँ पे जो सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं हैं वो उदय बौद्ध धर्म के ही प्रभाव के कारण हुआ, और इस तरह की शिक्षा संस्थानों में सभी शिक्षा जो थी वो सार्वजनिक होती गई। तो अब आपने बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बहुत अच्छे ढंग से समझ ली। अब मैं थोड़ी सी बौद्ध शिक्षा में क्या दोष थे, है ना, डिमेरिट्स थे, उस पर चर्चा करने चाहूंगी कि बौद्ध धर्म का भी पतन होना शुरू हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि शिक्षा के जो केंद्र थे वो मठ थे, बिहारों में होती थी, जनतंत्रीय आधार था उनके। उस संगठन में कुछ समय उपरांत जो हम बात करेंगे थोड़ी शिथिलता आ गई। फलस्वरूप क्या हुआ, बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। और देश की दुर्बलता दूसरा प्रमुख दोष है। तो यहाँ पे बात आ रही कि अहिंसा में विश्वास रखने के कारण क्या हुआ, बौद्ध धर्म में जो का सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म, इसके कारण बौद्ध काल में युद्ध कला, सैनिक विज्ञान, अस्त्र शास्त्र निर्माण, ये सारी चीजों का कम हुआ, जिस पे ध्यान कम हुआ। तो इसके कारण थोड़ी सी जो सैनिक दुर्बलता आई, जिसमें देश की दुर्बलता का ये कारण भी बना। हस्त कार्यों के प्रति घृणा, अब ये कैसे कहेंगे कि मठों में प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा थी वो धार्मिक और आध्यात्मिक ज्यादा थी। लौकिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती थी मगर धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया, तो इसके प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हुआ। चौथी में बात कहूंगी स्त्री शिक्षा की उपेक्षा कैसे की गई कि बौद्ध में जो धनी लोग थे, धनाढ्य परिवार थे, वहां की स्त्रियां लाभान्वित हुई। जहां तक सामान्य स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न था वहां पर उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, तो इस तरह से स्त्री शिक्षा की भी उपेक्षा की गई। लौकिक जीवन की उपेक्षा, यहाँ पे बात करते कि धर्म प्रधान होने के कारण, क्योंकि अपन बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म प्रधान होने के कारण बौद्ध शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, तो इसके कारण जो लौकिक जीवन है उसकी काफी अधिक उपेक्षा की गई। कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश, आखिरी दोष की बात कर रही हूँ क्योंकि बौद्ध शिक्षा जो है वह धर्म पे इतनी गहरी छाप है कि उसके कारण जो विचार हो गए वो कट्टरवादी हो गए, जिससे शिक्षा दीक्षा जो है कट्टरवादी विचारधारा का उसमें समावेश आ गया। बौद्ध अपनी शिक्षा जो है वो जनसाधारण के मस्तिष्क में धार्मिक कट्टरता का समावेश कर दिया, तो ये इसके बौद्ध शिक्षा के प्रमुख दोष थे। अंत में मैं चलूंगी कि आधुनिक शिक्षा के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले में भी बताया कि बौद्ध शिक्षा अपने आप में
किस तरह से आधुनिक जीवन को भी प्रभावित करती है। तो छात्रों का जीवन की बात करूंगी, पहले स्टूडेंट्स लाइफ की बात करूंगी कि बौद्ध काल में जो है वो छात्रों के जीवन के दो प्रमुख आदर्श थे कि सादगी और श्रेष्ठ विचार। आज के आधुनिक भारत में भी अपन बात करेंगे कि छात्रों को आधुनिक आविष्कार प्राप्त सुख सुविधाओं से वंचित ना करके उनको वंचित ना हो और सुख सुविधाओं का उन पर इतना अधिक प्रभाव ना पड़े, वो आज भी वो सादगी श्रेष्ठ विचार वो अपनाएं, जिससे हम आधुनिक युग में एक सामंजस्य बिठा पाएंगे। तो छात्रों का जीवन हम बौद्ध शिक्षा के जो आदर्श हैं और सादगी है उससे ले सकते हैं। छात्रों के अधिकार की बात कहें तो छात्रों को जैसे बौद्ध शिक्षा से ही बात कहूंगी कि मठों में किस तरह से प्रवेश करने और पूर्ण स्वतंत्रता, जीवन संबंधी कई अधिकार प्राप्त थे। ऐसे आधुनिक युग में भी भारतीय शिक्षा की मैं जो बात कहूंगी कि छात्रों को अपनी शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न कार्यों में भाग लेने के स्वतंत्रता अधिकार होने चाहिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के केंद्र, ये आज नई शिक्षा प्रणाली में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है बाहर से लोगों को यूनिवर्सिटीज को इनवाइट किया जा रहा है। अभी यूजीसी ने अभी घोषणा की थी कि एक साथ 2 डिग्री कोर्सेज भी हो सकते बाहर की यूनिवर्सिटी और यहाँ मर्ज होकर के। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र जो पहले बौद्ध धर्म में था, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हमने देखने मिला था, तो आज हमारे यहाँ भी इस तरह का चलन प्रारंभ हो गया। शिक्षा संस्थानों का जनतंत्र संगठन, यहाँ पे हम बात कहेंगे कि जो यहाँ बात आती है कि बौद्ध काल में जैसे शिक्षा संस्थाएं बाहर नियंत्रण से मुक्त थी, यानी बाहर यानी राजा या जो भी और भी धनाढ्य लोग थे उनके नियंत्रण से मुक्त थी, उनका अपना जनतंत्रीय संगठन आधार था। इसी तरह से आज हमारे देश में भी कई शिक्षा संस्थाओं को बाहर नियंत्रण से मुक्त करना पड़ेगा और उन्हें अपना जनतंत्रीय संगठन विकसित करके अपने देश के उत्थान में योगदान देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें बौद्ध शिक्षा से जुड़ी हुई थी। आई होप मैंने आपको सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का एक अच्छा प्रयास किया है, आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।